हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखो, आज हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत मजा आएगा, लाइफ में बहुत यूज है इसका। मैथमेटिक्स का ये इतना इंपॉर्टेंट टूल है कि ये तो आपको जानना ही जानना है। कोई भी बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन आप देखोगे ना, जो आपको करने में सर में दर्द होता था, यूजिंग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आप उसको बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। तो भाई, मैथ के बच्चे को तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन अच्छे से जानना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। 11th एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है। और इसके थ्रूली हम लोग कोई भी बड़ा बड़ा काम बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो देखेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है। उसके पहले हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लॉ भी समझेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इसके थ्रू भी हम लोग क्या है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये अभी आपका बेसिक है। हम लोग जो है स्टार्टिंग के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन भी करेंगे, अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, और आगे चल करके जो है रीअरेंजमेंट थ्योरम वगैरह भी इसमें आता है, जो कि हायर मैथमेटिक्स में है। फिर आपको वो भी समझने में इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, पहले मैं बात करता हूं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ पर, ओके, कि ये लॉ क्या कहता है। देखो, सपोज करो मेरे पास में यहाँ पे 3 प्लेसेस है। लेट वी हैव 3 प्लेसेस, ए, बी एंड सी। मतलब ये मेरे पास में 3 जगह है, ठीक है। ए है, बी है, सी है। अब मान लो ए से बी में पहुंचने के लिए मेरे पास में 3 वेज है। एक ये है, एक आप ऐसे जा सकते हैं और एक ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। तो ए से बी में पहुंचने का 3 रास्ता है, और मान लेते हैं कि बी से सी में पहुंचने के लिए मेरे पास में 2 वेज है, ठीक है। और मेरे पास में 2 वे और भी है, जिससे मैं डायरेक्टली ए से सी में पहुंच सकता हूं। ए से सी में पहुंचने का 2 तरीका और है, आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। ये टोटल वेज हो गए कि आप ए से अगर बी में पहुंचना चाहते हैं तो 3 रास्ता है। ए से सी में पहुंचना चाहते हैं तो आप वाया बी जा सकते हैं, मतलब पहले ए से बी में पहुंचोगे, फिर बी से सी में पहुंचोगे, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली ए से सी में भी जा सकते हो। इसके लिए आपके पास में 2 रास्ते हैं, ओके। अब मैं अगर यहां आपसे पूछूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, हाउ मैनी नंबर ऑफ वेज टू रिच ए टू सी, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ए से सी तक जाने के लिए टोटल कितने रास्ते हैं। ए से सी तक जाने के लिए टोटल कितने रास्ते हैं, ठीक है। बात समझिएगा। तो जब मैं ए से सी में पहुंचना चाहता हूं तो यहां पे मेरे पास में 2 ऑप्शन होगा। एक मैं कि वाया बी जा सकता हूं, मतलब बी पे पहले जाऊंगा, फिर बी से सी में जाऊंगा। एक रास्ता ये होगा, एक तरीका। और दूसरा ये हो सकता है कि मैं डायरेक्टली ए टू सी में चला जाऊं, ठीक है। तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकता है। एक तो ये हो सकता है ए टू सी वाया बी, ये हो सकता है जी, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है डायरेक्टली ए टू सी। डायरेक्ट मैं ए टू सी में, ए से सी में चला जाऊं, ठीक है। अब देखिएगा, आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं वाया बी होकर के जाता हूं तो कितने रास्ते उसके बनेंगे। तो इसके लिए आपको इसको ऐसे लिखना होगा कि पहले मैं ए टू बी जाऊंगा, ठीक है, ए टू बी, एंड और फिर मैं क्या करूंगा, बी टू सी जाऊंगा, ठीक है। ये हो जाएगा। तो वाया अगर मैं बी जाता हूं तो पहले मेरे को बी में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक मैं बी में नहीं पहुंच जाता, इस बी में नहीं आ जाता, तब तक मैं फिर बी से सी में नहीं जा सकता। इसलिए वाया बी में पहले मेरे को ए से बी में आना है, फिर बी से सी में जाना है, ठीक है। और जो दूसरा ऑप्शन है और डायरेक्टली वाला, वो आपका क्या है, वो आपका वही है, डायरेक्टली ए टू सी, डायरेक्टली ए टू सी, ओके। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा ना, कैसे निकालेंगे हम लोग, बहुत जल्दी निकाल लेंगे। ए टू बी जाने के लिए अपने पास में कितने रास्ते हैं, तो अपने पास में 3 वेज हैं, सो इट इज 3, ओके। यहां पे देखो एंड है, तो आपको जो मेन फोकस करना है वो है एंड और पर, ठीक है। दैट्स वाई कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन लॉ। यही इसका मेन चीज है, एंड और। कोई भी काम करने के लिए जब आप स्टेटमेंट इस तरीके से तैयार करते हो तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि हम परफेक्टली यूज करें कि कहां पे मेरा एंड लगेगा, कहां पे मेरा और लगेगा, ठीक है। और ये बिल्कुल कॉमन सेंस से है, आपके बिल्कुल सेंस से आएगा कि आपको कहां पे एंड देना है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखो वाया था, वाया का मतलब कि हमको बी से होके ही जाना था। तो मेरा टास्क क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट होता है कि आपका टास्क क्या है। तो मेरा यहाँ पे जो टास्क था वो क्या था, वो था ए से सी में पहुंचना, ये मेरा टास्क था, ठीक है, ओके। अब टास्क को मैं 2 तरीके से पूरा कर रहा हूं। एक मैं वाया बी, मतलब पहले मेरे को बी में जाना है। तो अगर मेरे को बी में जाना है तो यानी कि अगर मैं ए से बी में पहुंच भी जाता हूं तो मेरा टास्क क्या है, इनकम्प्लीट है।
कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए फिर मैं बी से सी में जाऊंगा, यानी यहां पे एंड लगेगा, मतलब ये काम हमको पूरा करना पड़ेगा। मैं ए से बी में जाऊंगा, और अगर मैं और हिंदी में बात करूं तो ये और है या तथा है, ठीक है। और है या तो तथा है, मतलब तथा या और या एंड तब लगाया जाता है जब हमको काम मेरा अधूरा हो, ठीक है। हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि भाई आपको ये काम करना है तो पहले आपको इतने पैसे चाहिए होंगे, और साथ ही साथ, ठीक है, जिसको हम लोग एंड बोलते हैं, और आपको क्या करना होगा, और आपको इतना माल लाना पड़ेगा। तो दोनों काम करेंगे तभी आप बिजनेस कर पाएंगे, पैसा भी होगा, फिर उतना आप उसमें जाके माल लेके आएंगे। तो दो काम जब भी होगा तो वहां पे एंड लगेगा, ठीक है। मतलब जिसको हम लोग और या तथा बोलते हैं, मतलब ये साइमल्टेनियस वर्क दिखा रहा है आपको, ठीक है, साइमल्टेनियस का पोजीशन दिखा रहा है। तो जब भी कहीं पे एंड लगाना हो तो तब लगाएंगे जब वो काम करने के बाद हमको दूसरा काम करना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, और मैंने इसलिए लगाया यहाँ पे, ये और अलग चीज है। और क्या है, ये आपको दूसरा ऑप्शन बता रहा है। ये होता है हिंदी में या, ठीक है, मतलब आप या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो। तो और मतलब क्या होता है कि मैं ए से सी में डायरेक्टली जा सकता हूं, ये मेरे पास में दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। तो और कब लगाएंगे, जब हमको अल्टरनेटिव वे होगा, साइमल्टेनियस ये नहीं होगा, ये अल्टरनेटिव वे में हम लोग या लगाएंगे, और लगाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो वाया होता है, ये जो होता है, ये क्या होता है, ये साइमल्टेनियस में आता है, मतलब ये आपको साथ ही साथ करना है। पहले आपको ए से बी में जाना है, फिर आपको बी से सी में जाना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे। तो जब भी याद रखिएगा आप एंड लगाएंगे ना, तो एंड का जो ऑपरेशन लेंगे वो आप मल्टीप्लीकेशन लेंगे, ठीक है। और जब आप और लगाएंगे तो और के बदले आप क्या लेंगे, आप लेंगे एडिशन। क्योंकि देखो और मेरा क्या है, ये अल्टरनेटिव है, तो ये हमको जो है एडिशनल हमको ऑप्शंस देता है, ऐसे आप समझिए, ठीक है। तो वहां पर आपको प्लस लगाना है। लेकिन एंड क्या है, ये आपका साइमल्टेनियस ऑपरेशन है, ये आपको करना ही करना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग एंड करेंगे साइमल्टेनियस ऑपरेशन, यानी अभी काम अधूरा है, तो हमको वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको। तो ए टू बी मेरे पास में 3 रास्ता है, 1 2 3, और बी से सी मेरे पास में 2 रास्ता है। अब बीच में है एंड, तो एंड के लिए क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन। अब बी से सी के लिए 2 रास्ता, तो यहाँ पे 3 × 2 आ गया, ठीक है। फिर तो और आ रहा है, और यहाँ पे आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है, ठीक है। और ए से सी के लिए कितना है मेरे पास में, डायरेक्टली 2 रास्ते हैं, तो देख सकते हो, ये आपका ये है, एक तो आपका नीचे से है, तो 2 है। तो टोटल जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 2 = 6 + 2 आपका 8। यानी ए से सी के लिए, डायरेक्ट ए से सी के लिए मेरे पास में टोटल 8 वेज हैं, ठीक है। 6 वेज आपको यहां पे आ गए वाया बी, और 2 वेज आपको आ गया डायरेक्टली। तो बी से होके जाते हो तो टोटल 6 तरीका है ए से सी में पहुंचने का, और डायरेक्टली अगर जाते हैं तो मेरे पास में ए से सी के लिए 2 रास्ता है। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे 8 वेज हो गए, ठीक है। तो यही देखो है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का लॉ, कि आपको एडिशन कब करना है, जब आप अल्टरनेटिव वे चूज करते हैं, जब आप और का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और जब भी आप एंड का यूज करेंगे, डेफिनेटली ये तभी यूज करेंगे जब क्या होगा, उस वर्क का ये कोई आधा पार्ट होगा या कोई पार्शियल पार्ट होगा, तो वहां पे आप एंड यूज करेंगे, और वहां पे आप लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन। इसीलिए इसको मल्टीप्लीकेशन और एडिशन लॉ कहा जाता है। बहुत बड़ा चीज नहीं है, आपको भी लग रहा होगा, एकदम बिल्कुल समझ रहे होगा मोहब्बत से भाई, तो इसी को यूज करना है, बहुत बड़ी चीज तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यूज करेंगे तो और भी क्लैरिटी आपको आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि कहां पे हमको एंड लगाना है, कहां पे हमको और लगाना है। एंड लगाना है तो मल्टीप्लाई करना है, और लगाना है तो प्लस का यूज करना है। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, कि ये क्या होता है। बस अभी समझा रहा हूं मैं आपको, बाकी डिटेल में हम लोग चैप्टर वगैरह अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि मान लो मेरे पास में जो है 3 लेटर है, ठीक है, एक है ए, एक है बी और एक है सी। ये 3 लेटर है मेरे पास में, ओके। अब 3 लेटर है, अभी समझ लो 3 पर्सन भी है, इस तरह से आप ले सकते हो कि ए एक पर्सन है, एक बी है, एक सी है, ठीक है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि यहां पे आपको ग्रुप बनाना है, क्या करना है, आपको ग्रुप बनाना है, ग्रुप फॉर्मेशन ऑफ टूज, ठीक है। मतलब 2-2 को लेकर के हमको ग्रुप बनाना है। तो अगर मैं 2-2 को लेकर के ग्रुप बनाऊं तो कैसा कैसा ग्रुप बनेगा, एक ये बन सकता है ए बी, ठीक है, एक बन सकता है बी सी, और एक बन सकता है सी ए। ध्यान दीजिएगा, तो ये 3 तरह का ग्रुप बनेगा। अगर मैं 3 एलिमेंट लेता हूं इस तरह से ए बी सी, तो मेरे को 3 ग्रुप बनेगा। 2-2 को लेंगे तो ए बी बनेगा, बी सी बनेगा, सी ए बनेगा, ठीक है। अब देखिए, जब आप ग्रुप लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप ए बी बोलिए या आप बी ए बोलिए, ग्रुप में ये दोनों एक ही चीज है। जब हम लोग ग्रुप का बात करते हैं तो ए और बी का ग्रुप या बी और ए का ग्रुप एक ही चीज है, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है,
ओके, तो ये आपका ए बी बी सी सी ए, ये 3 हो गया। मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि टोटली मेरे को कितना बन रहा है, यहाँ पे 3 ग्रुप बन रहा है, 3 ग्रुप्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपको बोलूं कि आपने तो ग्रुप बना दिया, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अरेंजमेंट कीजिए, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ टूज, ठीक है, दो का आप अरेंजमेंट कीजिए, मैं अगर बोलूं, ठीक है, दो का अगर मेरे को अरेंजमेंट करने की बात आएगी तो अब देखो अरेंजमेंट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना तो ए और बी से ये अब बन रहा है, अगर हम लोग ऐसे बोले सिंपली लॉजिकली तो ए बी अब, ठीक है। तो अरेंजमेंट में जहां बात होगा तो अरेंजमेंट में अब एक अलग पैटर्न है और बी ए लिखेंगे तो ये एक अलग पैटर्न हो जाएगा बा, ठीक है। और अरेंजमेंट में ऐसे भी देखोगे तो जैसे अगर दो मैं बात करूं, यहाँ पे ये 2 पर्सन है तो पहले ए बैठा है, इसमें पहले बी बैठा है, तो ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट है। तो एक जो आपने ग्रुप बनाया था उससे 2 अरेंजमेंट निकल रहा है यहाँ पे ए बी और बी ए, ठीक है। इसी तरीके से बीसी से भी 2 बन जाएगा आपका बी सी और सी बी, ओके। इसी तरीके से सी ए से मेरा 2 बन जाएगा सी ए और ए सी, ठीक है जी, क्लियर है। तो जब हम लोग अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिल रहे हैं, ओके। अब कुछ नहीं भाई, यही जो ग्रुप फॉर्मेशन है, समझ लीजिए फर्क है। जब आप ग्रुप बनाते हैं तो आप सिंपली 2 लेते हैं, उसमें आपको मतलब नहीं होता है कि कौन किधर रखा है आपने, ठीक है। ऑर्डर पे आपको कोई ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर होता है, ऐसा कह सकते हो। क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर, कौन, ये ग्रुप फॉर्मेशन, ठीक है। जबकि ये क्या होता है, ये आपका डिपेंड करता है ऑर्डर पे, ये क्या होता है, ये आपका डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर, ठीक है। ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि पहले कौन है बाद में कौन है, ओके। अब सिंपल याद रखो, ये जो ग्रुप फॉर्मेशन आपने किया ना, इसी ग्रुप फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं, बस एकदम बिल्कुल सिंपल सा। अब बिल्कुल लॉजिकल वर्ड आप देखोगे तो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2, आपने क्या किया, 3 में से आपने कॉम्बिनेशन ऑफ 2 किया, 2 का आपने कॉम्बिनेशन लिया, तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपने अरेंजमेंट किया जिसमें ऑर्डर से फर्क पड़ रहा था, यही हमारा क्या है, यही मेरा परमुटेशन है। क्या है जी, परमुटेशन, ठीक है। इसी को हम लोग परमुटेशन बोलेंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ओके। यहाँ पे आपके पास में आपको 3 गिवन थिंग्स दिए हुए थे और आपने 2 को लेके अरेंज किया था, ठीक है। तो ये हम लोग शॉर्ट में इसको ऐसे दिखाएंगे, 3C2, ऊपर में एक हम लोग प्रीफिक्स लेंगे 3 और नीचे में देखो ये 2 लेंगे सफिक्स, ठीक है। तो 3 हमेशा ऊपर होगा, मतलब टोटल कितने थे ये आपको ये बताया गया कि टोटल कितने थे, और ये आपको बताया गया कि आपने उसमें से कितना ले लेके बनाया है। जैसे आपने यहाँ पे 2 लिया था, ठीक है, तो ये आपको कितना लेना है वो बताएगा, ओके। ये 3C2 यहाँ पे कहलाएगा। और इन जनरल जो है, इन जनरल मान लो मेरे पास में यहाँ पे n डिफरेंट थिंग्स हैं और मेरे को R लेकर के ग्रुप बनाना है, तो NCR से हम लोग इसको पहचानेंगे। तो आपके मन में एक क्लैरिटी रहना चाहिए कि डेफिनेटली जो ऊपर वाला सफिक्स प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा, वो बड़ा होगा नीचे वाले से, ठीक है, बड़ा होगा। और हार्डली क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, उससे बड़ा कंडीशन नहीं होगा, हमेशा n क्या होगा, R से सुपर होगा, ठीक है जी। सो n ग्रेटर देन इक्वल टू R। इसी तरीके से परमुटेशन में C फॉर कॉम्बिनेशन होता है तो P फॉर परमुटेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको दिखाएंगे 3P2 बोल करके, ठीक है, कि हम लोग के पास में टोटल 3 थिंग था और हम 2 को लेकर के क्या किए हैं, अरेंजमेंट किए हैं। तो मेरा ये टोटल 6, इसका वैल्यू 6 आया है, कैसे आएगा वो भी देखेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आया था, आपका 3 आया था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी वही बात होगी, अगर इन जनरल मेरे पास में n थिंग्स है और मैं R को लेके अरेंज कर रहा हूं तो मैं उसको NPR बोलूंगा, ठीक है। तो नो डाउट जो ऊपर वाला प्रीफिक्स होगा वो हमेशा सफिक्स से बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। तो सब बेसिक चीजें हैं जो आपको जाननी है। अब यहाँ पे एक और जो क्लैरिटी आ रही है वो बिल्कुल ये आ रहा है, आप देख रहे हो ना कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन का वैल्यू है वो क्या है, परमुटेशन से छोटा है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा NCR वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा छोटा होगा NPR से, मतलब परमुटेशन का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा और कॉम्बिनेशन का छोटा होगा। बिल्कुल यूजुअल है, इसलिए यूजुअल है कि कॉम्बिनेशन जस्ट एक ग्रुप फॉर्मेशन है और परमुटेशन आपका क्या है, अरेंजमेंट है। तो डेफिनेटली आपका परमुटेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन से तो बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो NPR है, मैं अगर पहले NPR की बात करूं, ठीक है, तो NPR क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशंस, ठीक है। अभी परमुटेशंस क्या है, अरेंजमेंट है, समझ लीजिएगा, हाँ। सो नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन R एट ए टाइम, बात समझिएगा, ठीक है।
दोनों चीजों पे आपको फोकस करना है, क्योंकि देखो अब ये जो मैथ्स है ना, ये आपके स्टेटमेंट पे आपको डिपेंड करेगा कि क्या स्टेटमेंट दे रखा है, आप कैसे काम कर रहे हो। तो एनपीआर का मतलब ये होगा कि आप अरेंजमेंट कर रहे हैं, कितना अरेंजमेंट आपको मिलेगा, तो जो भी मिलेगा वो एनपीआर होगा। बट ये इन डिफरेंट थिंग्स से होगा, ध्यान दीजिएगा, इन डिफरेंट थिंग्स मतलब अलग अलग, अगर आपके पास में एन थिंग है, अगर एन थिंग आपके पास में अलग अलग है, तब आप ये लगाओगे फॉर्मूला। अगर मान लो मेरे पास में कुछ ऐसा दे रखा है कि मेरे पास में 6 है सामान, ठीक है, लेकिन 6 आपको ऐसे दे दिया है कि 2 आपको ए दे दिया है, 3 आपको बी दे दिया है और 1 आपको सी दे दिया है, तो है तो इसमें टोटल 6 आपके पास में 6 पर्सन है, लेकिन 2 एक तरह के हैं, 3 एक तरह के हैं। तो ये ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए, ये कहलाता है अलाइक वाला कंडीशन। यहाँ पे जो है 2 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं, तो वो हम लोग अलग से बात करेंगे, ये एक अलग चीज है, याद रखिएगा। यहाँ पे बोल रहा है इन डिफरेंट थिंग, यानी अगर आप 4 ले रहे हो ना, चारों आपका अलग अलग होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगेगा डिफरेंट थिंग के लिए। अगर इन मेरे पास में डिफरेंट थिंग है और उसमें से आप आर को एक साथ ले रहे हो, लेकिन आर एट ए टाइम, जैसे हम लोग ऊपर में ले रहे थे ना, 2 को एक साथ ले रहे थे, 3 में से 2 को एक साथ ले रहे थे, तो आपको आर को अगर अलग करना है, एन से आपको आर को लेकर के अलग अलग अरेंजमेंट बनाना है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब अलाइक वाला केस आएगा तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे जो एनसीआर है, यहाँ पे जो एनसीआर है हमारा, जो ग्रुप फॉर्मेशन है, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जैसे कि ऊपर में हम लोग परमुटेशन देखे थे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला वगैरह पे बात करेंगे, और अभी हम लोग को बहुत सारी बातें करते ही रहना है, तो बिल्कुल बेसिक मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एनपीआर होता है वो क्या होता है, तो ये होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल का वर्ड आ रहा है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, ये क्या होता है, तो फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। अच्छा, इसको हम लोग देखो ऐसे भी लिखते हैं, पुराने बुक में ऐसे चलता था, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, ओके। बट नए बुक में हर जगह ऐसे ही लिखा जाता है। तो फैक्टोरियल का ये भी सिंबल है, बट आप ज्यादा ये यूज होता है, तो पहला वाला सिंबल याद रखिए, ठीक है। फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये हमारा क्या होगा, एनपीआर होगा। कहीं पर आप ये देखे, यही लिखा हुआ देखेंगे तो ये भी वही चीज है, ठीक है। इसी तरीके से एनसीआर होता है, वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, ये। और इसी को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ओके। तो यहाँ पे पहले ही पता चल रहा था हम लोगों को कि एनपीआर बड़ा है, तो आप देख सकते हैं कि एनसीआर छोटा है, क्योंकि सेम वैल्यू में फैक्टोरियल आर से डिवाइड किया हुआ है। तो फैक्टोरियल हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होता है, अभी मैं बात करने वाला हूं। तो सो कि एनसीआर जो है हमेशा क्या होगा, आपका छोटा रहेगा, किससे, एनपीआर से। यहां से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं फैक्टोरियल क्या होता है, ताकि ये क्लैरिटी हमारे दिल में अच्छे से आ जाए। तो देखो फैक्टोरियल ओके, फैक्टोरियल जो है एक जो है वैल्यू है, कह सकते हैं, जो कि मल्टीप्लिकेशन में एक समराइज्ड वैल्यू होता है, कह सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में है ऐसे लिखा हुआ 1 2 3 4 5, ठीक है, से लेकर के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 15 तक, ओके। तो 1 से लेकर मैंने 15 तक लिखा हुआ है। तो अब इसको बार बार इतना ही लेंदी लिखा जाए ये जरूरी नहीं है। इसको हम लोग मैथमेटिक्स में एक टर्म देते हैं कि भाई ये क्या है, ये 15 का फैक्टोरियल है, शॉर्ट में ऐसे बोल देंगे हम लोग, क्या है ये 15 का फैक्टोरियल है। मतलब जब हम इसको लिख दिए तो इसका मतलब है कि क्लियरली ये जो 15 है ये मल्टीप्लीकेशन है 1 से रेगुलरली नेचुरल नंबर का 15 तक, यानी जो भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक का ये पूरा प्रोडक्ट वैल्यू है इन शॉर्ट। तो इतना लंबा फिर हमको लिखने का जरूरत नहीं है, हम शॉर्ट में इसको फैक्टोरियल में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ के रखना है आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल देखिए, फैक्टोरियल जो 0 है ना, इसको हम मैथमेटिकली 1 लेंगे, ठीक है, ये 1 होता है, याद रखिएगा। हाँ, इसी तरीके से फैक्टोरियल 1 भी क्या होगा, फैक्टोरियल 1 भी 1 होगा, फैक्टोरियल 1 भी क्या होगा जी, हमारा 1 होगा, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है कि 1 का फैक्टोरियल हो या 0 का फैक्टोरियल हो, क्या होता है, वो आपका 1 होता है, क्लियर है। अच्छा, कोई अगर निगेटिव वैल्यू है फैक्टोरियल में, जैसे मान लो -5 का आपसे कोई पूछ रहा है फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल आपका डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो
इसके लिए जरूरी है कि अगर मैं फैक्टोरियल n डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, तो ये कब डिफाइन होगा, तो ये डिफाइन होगा मतलब इसका वैल्यू निकल सकता है कब, जब n आपका 0 हो या 0 से बड़ा तो भी पॉजिटिव इंटीजर हो। तो ऐसा कह सकते हैं कि आपको जो n है ना वो क्या होना चाहिए, वो आपका जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और हमेशा एक आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए कह सकते हो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 होगा तो 0 पर 1 लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है। अब देखो, अब आप किसी का भी फैक्टोरियल आप फाइंड कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपको कोई बोलेगा कि फैक्टोरियल 10 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, आप 10 से इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे और आप तब तक जाओगे जब तक कि आपको 1 नहीं आ जाता, ठीक है, 4 3 2 1। अब इसका वैल्यू जो भी आएगा वही फैक्टोरियल 10 का वैल्यू होगा। मान लो आपको कोई पूछता है कि फैक्टोरियल 5 क्या होगा, तो फैक्टोरियल 5 निकाल सकते हैं। देखो 5 4 3 2 1, मतलब वहां से शुरू करके आपको 1 तक आना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऊपर में बताया कि ये 1 से वहां तक का वैल्यू होता है। तो 5 4 जा 20, 3 जा 60 और 2 जा 120, तो यहाँ पे आपको इसको वैल्यू 120 मिल जाएगा। फैक्टोरियल आपको कोई पूछ रहा है कि 4 क्या होगा, तो आप डायरेक्टली इसको 4 से शुरू करोगे, 4 3 2 और 1, ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4 3 जा 12, 2 जा 24, ठीक है, ये हो जा रहा है। कोई आपसे पूछेगा फैक्टोरियल 3 क्या होगा, तो आप डायरेक्टली इसको 3 करोगे, 2 करोगे, 1 करोगे, 6 होगा, ठीक है। फैक्टोरियल 2 क्या होगा, फैक्टोरियल 2 आपका क्या होगा, सिंपली 2 1 जा 2 होगा, ओके। इस तरीके से आपको सारा फैक्टोरियल अब मिलने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट बात और मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो फैक्टोरियल 10 है मेरा ना, तो मैं इसको पूरा 1 तक खोलूं ये जरूरी नहीं है। मैं मान लो इसको खोलता हूं 10 9 8, ये 3 टर्म मैंने लगाया, और यहां से मैं 7 6 5 4 3 2 1, इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूं, इसको मैं वापस लिख सकता हूं फैक्टोरियल 7, क्योंकि ये फिर 7 से 1 तक आ रहा है। तो मैं इन शॉर्ट इसको क्या लिख सकता हूं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू जो बच गया उसको लिख सकता हूं मैं क्या, फैक्टोरियल 7, ठीक है। तो अब आप देखो ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि कोई भी फैक्टोरियल को पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। मान लो मेरे को सिर्फ उसमें से 10 चाहिए था, 9 चाहिए था, 8 चाहिए था, मैंने निकाल लिया। अब बाकी जो बचेगा वो 7 से 1 तक जाएगा। सो अंडरस्टूड है कि ये क्या होगा, ये आपका फैक्टोरियल 7 होगा, ठीक है। तो कोई भी फैक्टोरियल को आप कहीं पे स्टॉप कर पाएंगे। जैसे मान लो मेरे को दिया हुआ है फैक्टोरियल 15, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ 15 लिखूंगा तो मैं रोक सकता हूं, फैक्टोरियल 14 को अलग कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि बाकी जो वैल्यू होगा वो 14 से 1 तक जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज अब मिलना शुरू हो जा रहा है क्या, कि अगर आपके पास में फैक्टोरियल n है तो आप उसको क्या कर सकते हो, जैसे ही आप n को अलग करोगे तो आपको n-1 का फैक्टोरियल बच जाएगा, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मान लो मेरे पास फैक्टोरियल n है, मैं n चाहता हूं अलग कर लूं, n-1 चाहता हूं अलग कर लूं, ठीक है, तो फिर मेरे को क्या बचेगा, n-2 बचेगा। बात समझ में आ रही है ना, बात समझिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल n क्या है, n एक्चुअली है कि ये आपका एक कम होता जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, बात समझिए, कोई नया चीज नहीं है, मैं समझा रहा हूं 3 to 1, क्योंकि ये 1 से लेकर के पूरा n तक आएगा, ठीक है। जैसे मान लो 100 है तो 1 से लेकर के 100 तक जाएगा, तो 100 से पहले क्या होगा, 99, तो 99 तो यहाँ पे n है, n से पहले क्या होगा, जस्ट उससे एक कम होगा, n-1। उसी तरीके से 99 से पहले क्या होगा, 98, यानी उससे 2 छोटा वैल्यू होगा, तो n-2। तो अगर आप उल्टा लिख रहे हो और आपको 1 तक जाना है तो n छोटा होता जाएगा, 1 छोटा होगा, फिर 2 जो है वैल्यू से छोटा होगा, फिर 3 से, तो ये 1 तक जाएगा, ओके। अब इसको मैं कहीं पे भी स्टॉप कर सकता हूं ना। अगर मैं मान लो कि मेरे को सिर्फ ये जरूरत है n और n-1, तो बाकी जो बच गया वो 1 तक जाने वाला है, तो वो उसका फैक्टोरियल होगा, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। बात समझ में आ रही है ना, आप अच्छे से देख लीजिए इसको, क्लियर है, ओके। यहाँ पे भी आप उसको देख सकते हो। तो ये सारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको अच्छे से नोट कर लेना है कि फैक्टोरियल इनको हम इस तरीके से स्टॉप कर सकते हैं जहां चाहे वहां, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अभी बहुत तरह की बातें हम लोग जैसे जैसे करेंगे एग्जाम में वैसे वैसे हमारे लिए क्लियर होता जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन मान लो किसी ने दे दिया क्या कि मान लीजिए मेरे पास में फैक्टोरियल 10 है, ओके, और इधर है मेरे पास में मान लो फैक्टोरियल 3 है, और मेरे पास में फैक्टोरियल 7 है और इंटू n है ये, और आपको बोल देगा कि n बताइए। तो फैक्टोरियल 3 है और इंटू फैक्टोरियल 7 है और इंटू n है, तो आपको बोल देगा कि आप बताओ कि n का वैल्यू क्या होगा, n यहाँ पे क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, जैसे मैं 10 को यहाँ पे खोलता हूँ तो 10 होगा,
फिर कौन होगा 9 होगा, फिर कौन होगा 8 होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 7 पे इसको रोक देता हूँ। क्यों रोकूंगा? इसलिए कि बाजू में 7 है, उससे आपको हेल्प हो जाएगा। इधर फैक्टोरियल 3 है, इधर आपका फैक्टोरियल 7 है इंटू एन। अब देखो आपका ये फैक्टोरियल 7 इससे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? तो वो हमारा आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई ये फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फैक्टोरियल 3 क्या होता है ये भी आप डाल दो तो आपका काम हो जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ इसको, 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 3 क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब आपका यहाँ पे 3 3 जा कट जाएगा और 2 4 जा कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ रहा है 120 आ रहा है n का वैल्यू। इस तरीके से देखो बहुत ही आसानी के साथ में आप इस तरह का कैलकुलेशन कर पाएंगे और आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसको आसानी से कर लेना है। ठीक है, तो आज का चैप्टर चूंकि ये इंट्रो वाला चैप्टर था तो मैंने ये इंट्रो दिया है। पढ़ना बहुत कुछ है, तो जैसे जैसे हम लोग चैप्टर कवर करेंगे, पहले मैं एनसीईआरटी कवर करने वाला हूँ 11th का, तो वो कवर करेंगे तो आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा कि क्वेश्चन हमको कैसे डील करना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज वाला वगैरह से आप फैमिलियर हो जाओगे, तो 1 by 1 वहाँ पे सारा कवर करेंगे और तो आपको मिस नहीं करना है। मैं जीरो से हीरो मॉडल पे बात करता हूँ, तो जीरो से हीरो मॉडल के लिए आपको डेफिनेटली इन सब पे काम करना अच्छे से। ठीक है, जितना अच्छा आपका पकड़ रहेगा उतना अच्छा आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है, बहुत कुछ बातें हैं जो छूट जाती हैं, क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम लोग फिर उसको कवर कर लेंगे। सो आप 1 by 1 मेरा सारा कंटेंट देखते जाइएगा। आई होप आपके लिए ये अच्छा हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।